Good morning, dear students. As you know, we are doing second chapter of economics, that is collection of data. In our previous lecture, we discussed about modes of collection of data. In that topic, we also discussed about what is questionnaire. In today's topic, we discuss what are the qualities of good questionnaire. Firstly, I discuss about the meaning of questionnaire. Questionnaire means that list of questions which is pertaining for asking the questions from the respondent. तो क्वेश्चनरी वो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं जिसको हम प्रिपेयर करते हैं, जिसके थ्रू हम अपने रिस्पोंडेंट से क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर एक इन्वेस्टिगेटर को इन्फॉर्मेशन चाहिए, ओके, तो वो क्या करेगा, एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस को रेडी करेगा और उस क्वेश्चंस के आंसर अपने रिस्पोंडेंट से फिल करवाएगा. तो वो है लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चनरी. अब व्हाट इज़ क्वेश्चनरी एंड व्हाट इज़ शेड्यूल? इन सिंपल सेंसेस, क्वेश्चनरी और शेड्यूल बोथ हैव सेम मीनिंग. Questionnaire and schedule both have a list of questions, but here is a difference between both questionnaire and schedule. Let us discuss. Both show a set of questions, but in case of questionnaire, the answers are to be recorded by the respondent. जब हम क्वेश्चनरी की बात करते हैं तो जो आंसर्स हैं वो हमारे सामने वाला पर्सन जो आंसर दे रहा है वो खुद अपने हाथों से आंसर फिल करता है. While the case of schedule, answers are to be written or recorded by the enumerator, specially hide for the purpose. But schedule के केस में जो answers हैं वो रिस्पोंडेंट फिल नहीं करता. जो इन्यूमिरेटर को हमने इन्यूमिरेटर को जो इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट करता है वो खुद फिल करता है आंसर्स को. तो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चनरी एंड शेड्यूल. Now let us discuss about qualities of good questionnaire. क्वालिटीज़ मीन्स विशेषताएं कि गुड क्वेश्चनरी में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए. फर्स्ट वन इज़ लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस. जो भी जब हम डाटा कलेक्टेड करते हैं तो क्वेश्चंस उसमें क्वेश्चनरी में ज़्यादा नहीं होने चाहिए, लिमिटेड क्वेश्चंस होने चाहिए. ना ही बहुत कम ना ही बहुत ज़्यादा, तो लिमिटेड होने चाहिए, जितने सफिशिएंट हैं हमें जितने की नीड है. The number of questions in a questionnaire should be limited as possible. जितना पॉसिबल हो सके उतने कम से कम हो, क्योंकि अगर ज़्यादा क्वेश्चंस पुट करेंगे तो सामने वाला पर्सन इरिटेट भी हो सकता है. तो क्या पता वो क्वेश्चनरी फिल करे या ना करे. सो देयर शुड बी अ लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चनरी. सेकेंड इज सिंप्लिसिटी. जो क्वेश्चंस हैं उनकी लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए, क्योंकि अगर टफ लैंग्वेज होगी, मैथमेटिकल लैंग्वेज होगी, तो क्या पता सामने वाले रिस्पोंडेंट को वो लैंग्वेज समझ आए या ना आए. सो लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चनरी शुड बी सिंपल, ल्यूसिड एंड क्लियर. मतलब स्वीट, मतलब रिक्वेस्टिंग लेटर की तरह होनी चाहिए. मीन्स रिक्वेस्ट भरे उसमें हमें पहले अटैच करना चाहिए कि आपको ये रिक्वेस्ट है कि आप ये क्वेश्चन फिल कर दो, और उसकी लैंग्वेज भी सिंपल एंड क्लियर होनी चाहिए ताकि रिस्पोंडेंट को इजीली समझ आ सके. थर्ड इज़ प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस. जो भी हम क्वेश्चंस लिस्ट बना रहे हैं वो प्रॉपरली ऑर्डर में होने चाहिए, एज अ नंबर सीक्वेंस वाइज होने चाहिए. नो अनडिज़ायरेबल क्वेश्चन. जो पर्सनल क्वेश्चंस हैं उनको हमें अवॉइड करना चाहिए. जो हमें जिनकी नीड है सिर्फ वही क्वेश्चंस पूछो टॉपिक से रिलेटेड, अदर पर्सनल क्वेश्चंस हमें पुट नहीं करनी चाहिए. अनडिज़ायरेबल क्वेश्चंस और पर्सनल क्वेश्चंस मस्ट बी अवॉइड. द क्वेश्चन शुड नॉट अफोर्ड द रिस्पोंडेंट, ऑफेंड द रिस्पोंडेंट. ऐसे ना हो कि वो इरिटेट हो जाए और पर्सनल क्वेश्चंस के आंसर कोई भी नहीं देना चाहेगा, तो हमें वैसे क्वेश्चंस पुट ही नहीं करने चाहिए. ई इज़ नॉट कॉन्ट्रोवर्सल. क्वेश्चन शुड बी सच एज कैन बी आंसर्ड इम्पार्शली. बिना सोचे ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए कि वो बिना सोचे आंसर दे दे. नो कॉन्ट्रोवर्सल क्वेश्चन शुड बी आस्क. मतलब कॉन्ट्रोवर्सल क्वेश्चन मतलब ऑपोजिट क्वेश्चंस नहीं पुट करने चाहिए जिसका सामने वाला पर्सन आंसर ना देना चाहिए. तो हमें ऐसे लड़ाई वाले गलत शब्दों का यूज़ क्वेश्चंस का नहीं करना चाहिए. सिक्स्थ इज कैलकुलेशंस. कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं होने चाहिए. क्वेश्चन इन्वॉल्विंग कैलकुलेशंस बाय द रिस्पोंडेंट मस्ट बी अवॉइडेड, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जिसमें कैलकुलेशन होगी उसके आंसर रिस्पोंडेंट नहीं देगा.
इन्वेस्टिगेटर शुड हिमसेल्फ शुड डू द कैलकुलेशन जॉब, जो भी कैलकुलेशन की जॉब होगी वो इन्वेस्टिगेटर को चाहिए कि वो खुद ही करे, रिस्पोंडेंट को उसका ना बोले। जी इज प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे। प्री टेस्टिंग, प्री मैंने पहले, टेस्टिंग मैंने टेस्ट करना मीन्स चेक करना। तो क्वेश्चनरी भेजने से पहले इन्वेस्टिगेटर को उसकी प्री टेस्टिंग जरूरी करनी चाहिए कि कहीं कोई गलत क्वेश्चन तो नहीं पुट हो गया, कहीं कुछ गलत वर्ड तो नहीं यूज़ किए गए। तो हमें रिस्पोंडेंट के द्वारा वो पहले ही चेकिंग होनी कंपल्सरी है। Some questions we ask from the respondent on trial basis. If their answers involve some difficulty, they can be reframed accordingly. अगर उस कुछ ट्रायल क्वेश्चंस पूछो, अगर सामने वाले को कोई डिफ़िकल्टी आती है तो उन क्वेश्चंस को अवॉइड करना चाहिए, उनको रीफ्रेम करना चाहिए, मीन्स उनको हटा के अदर क्वेश्चंस करने चाहिए। एच इज़ इंस्ट्रक्शंस, उसको फिल करने से पहले इंस्ट्रक्शंस दो ताकि उस पर्सन को फिल करना इजी हो। ओके। आई क्रॉस वेरिफिकेशन। क्रॉस वेरिफिकेशन, सच क्वेश्चंस में बी आस्क विच हेल्प क्रॉस वेरिफिकेशन। क्वेश्चंस की पहले वेरिफिकेशन करनी चाहिए फिर ही उसको सेंड करनी चाहिए। रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न, रिक्वेस्ट शुड बी मेड टू द रिस्पोंडेंट टू रिटर्न द क्वेश्चनरी कंप्लीटेड इन ऑल एस्पेक्ट। उसके साथ एक हमें रिक्वेस्टिंग लेटर अटैच करना चाहिए कि जब भी आपकी ये क्वेश्चनरी फिल हो जाती है तो आप हमें इसको रिटर्न कर दें। तो दीज आर द क्वालिटीज़ ऑफ क्वेश्चनरी। तो आपने इस टॉपिक को अच्छे से लर्न करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ लेट अस डिस्कस इट्स नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा, आज हम करेंगे कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। लेट अस डिस्कस व्हाट इज सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा इज दैट डाटा विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, जिसको हम कलेक्ट नहीं करते, किसी अदर पार्टी ने पहले ही उसको कलेक्ट कर रखा हो। हम क्या करेंगे, उस पब्लिश्ड डाटा को एज इट इज़ उससे कॉपी पेस्ट कर लेंगे, तो दैट इज सेकेंडरी डाटा। अब what are the methods of collecting data? तो there are two methods. First one is published source and second is unpublished source. तो सेकेंडरी डाटा को हम पब्लिश्ड सोर्सेज से भी ले सकते हैं। एज द नेम suggests us that published sources are that sources which are published by someone. ठीक है, जिसको गवर्नमेंट के द्वारा, किसी आईएनसी के द्वारा, किसी रिसर्चर पर्सन के द्वारा डाटा को पब्लिश किया जाए तो वो डाटा होता है पब्लिश्ड डाटा, और जिस के थ्रू किया जाए दैट इज पब्लिश्ड सोर्स। नाउ फर्स्ट इज गवर्नमेंट पब्लिकेशन। गवर्नमेंट जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट होगी, वो क्या करते हैं, अपने एनुअली जो भी रिसर्च करते हैं उस डाटा को पब्लिश कर देती हैं। मिनिस्ट्रीज और of the central and state government of India published a variety of statistics in routine activity. जो भी रूटीन में वर्क होता है उस डाटा को वो पब्लिश कर देती है। As they are published by the government, डाटा आर फेयरली रिलायबल। तो जो भी डाटा गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश किया जाता है वो विश्वास योग्य होता है क्योंकि उन्होंने विद फुल इन्वेस्टिगेशन के साथ कलेक्ट किया होता है। Some of the notable government publications on statistics are Statistical Abstract of India, Annual Survey of Industries, Agriculture Statistics in India, Report of Currency and Banking, Labor Gadget, Reserve Bank of India Bulletin। तो इस तरह का डाटा कौन पब्लिश करता है, गवर्नमेंट पब्लिश करती है। ओके तो गवर्नमेंट क्या करती है, एग्रीकल्चर पे सर्च करती है तो वो डाटा पब्लिश कर देती है, करेंसी एंड बैंकिंग के बारे में इंफॉर्मेशन पब्लिश करती है, तो दिस इज द गवर्नमेंट पब्लिकेशन। नाउ सेकेंड इज सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन सच एज म्यूनिसिपैलिटीज, ओके तो दीज आर आल्सो पब्लिश डाटा रिलेटिंग टू एजुकेशन, हेल्थ, बर्थ एंड डेथ। तो जो भी मतलब वो एनालिसिस करते हैं कि हेल्थ रेट बढ़ रही है या कम हो रही है, बर्थ और डेथ रेट जैसे कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, तो ये सेमी गवर्नमेंट बॉडीज़ होती हैं जो अपना डाटा पब्लिश कर देती हैं। थर्ड इज रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज़ एंड कमीशंस। कमिटीज़ एंड कमीशंस अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, इनको भी गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और ये भी क्या करती है, सेंसस करती है, स्टैटिकल डाटा कलेक्ट करती है, फिर उस डाटा को पब्लिश किया जाता है। फोर्थ पॉइंट इज पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एंड एसोसिएशन।
एज अ नेम सुजेस्ट डाटा रिलेटिंग टू ट्रेड। ट्रेड मीन्स जो हम फॉरेन कंट्री से करते हैं या विद इन इंडिया करते हैं, तो उसका डाटा कि कितना किया, कितना बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है, तो वो भी सारा डाटा ट्रेड एसोसिएशंस के द्वारा पब्लिश किया जाता है। पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन। रिसर्च मीन्स वेदर की रिसर्च करना, ओके। रिसर्च किसी भी एरिया की हो सकती है, किसी भी फील्ड की हो सकती है, वो डाटा यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के द्वारा पब्लिश किया जाता है। 6 इज जर्नल्स पेपर्स, जो भी न्यूज़पेपर्स होते हैं, मैगजीन्स होती हैं, उनमें भी डाटा पब्लिश किया जाता है। पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स। इंडिविजुअल रिसर्च स्कॉलर्स आल्सो समटाइम्स पब्लिश देयर रिसर्च वर्क कंटेनिंग यूजफुल स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। जो पर्सनल इंडिविजुअल पर्सन्स अपनी रिसर्च करते हैं, उस तरह का डाटा भी पब्लिश किया जाता है। इंटरनेशनल पब्लिकेशन। अब इंटरनेशनल लेवल की जो भी डाटा होता है, जैसे IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, ILO, वर्ल्ड बैंक, इन सभी का डाटा भी पब्लिश किया जाता है। तो दीज आर यूज्ड एज स्टेटिस्टिकल डाटा। तो इन सभी तरह के डाटा को हम एज अ सेकेंडरी डाटा यूज़ कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर द अनपब्लिश्ड सोर्सेज? Unpublished, as name suggests us that unpublished source data is that data which are not published by government. These data are unpublished data. These are some unpublished secondary data as well. These data are collected by the government organization generally for their self use. गवर्नमेंट डाटा तो कलेक्ट करती है बट किसी और को पब्लिश नहीं करती, वो खुद के यूज़ के लिए ही कलेक्ट करती है। These unpublished numerical information may however be used as secondary data. तो इसको भी एज अ सेकेंडरी डाटा यूज किया जा सकता है। ओके, नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस इन द यूज ऑफ सेकेंडरी डाटा। ओके, प्रिकॉशंस मीन सावधानियाँ। तो हमें सेकेंडरी डाटा यूज़ करते समय कुछ प्रिकॉशंस यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि हमने कलेक्ट डाटा नहीं किया, किसी अदर पर्सन ने किया है, तो हमें देखना चाहिए कि क्या हमारा पर्पज़ उनसे मैच हो रहा है या नहीं। नाउ फर्स्ट प्रिकॉशन इज वेदर द डाटा आर रिलायबल। क्या ये डाटा विश्वास योग्य है? वेदर द डाटा आर सुटेबल फॉर पर्पज़ ऑफ इंक्वायरी। क्या जिस तरह से हमें चाहिए डाटा उस तरह का है, पर्पज़ सेम है या नहीं। वेदर द डाटा आर एडिक्वेट, क्या ये सही होगा, सफिशिएंट होगा। तो इस तरह की प्रिकॉशंस हमें यूज़ करनी चाहिए। अब फर्स्ट इज एबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये चेक करो कि जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ये डाटा कलेक्ट किया है, क्या वो एबल है, उसके पास इतनी क्वालिटी है, उनके पास इतनी नॉलेज है जिन्होंने डाटा कलेक्ट किया था। तो ये चेक करो, फिर ही डाटा यूज़ करो। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन एबल नहीं है तो हमें उस डाटा को यूज़ नहीं करना चाहिए। सेकेंड इज ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप चेक करो, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव उनके ऑब्जेक्टिव से मैच हो रहा है, हमें हमारा किस नीड के लिए चाहिए और उन्होंने क्या सोच के डाटा कलेक्ट किया, तो ये भी मैच करो। थर्ड इज मेथड ऑफ कलेक्शन, किस मेथड से कलेक्ट किया, ओके, ये भी चेक करना चाहिए। सेंसिस मेथड लगाया, सैम्पलिंग मेथड लगाया, किस मेथड से डाटा कलेक्ट किया, फिर ही उसको यूज़ करो। फोर्थ इज टाइम एंड कंडीशन, किस टाइम पे उन्होंने ये डाटा कलेक्ट किया, क्या उस समय युद्ध चल रहा था या हमारे इंडिया की कंडीशन ठीक थी, किस टाइम में, ज़्यादा टाइम गैप तो नहीं डाला। तो ये सब कंडीशन चेक करो, फिर ही उस डाटा को यूज़ करो। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज डेफिनेशन ऑफ द यूनिट। मेजरमेंट यूनिट उनकी चेक करो, फिर यूज़ करो। एक्यूरेसी चेक करो, क्या ये डाटा एक्यूरेट है या नहीं। ओके, सो here the chapter is completed. Now you should have to learn this complete chapter and make proper notes. If you have any doubt, then you can contact me. Okay, thank you.